तो क्लास +1 की वर्क एनर्जी पावर की इस वीडियो में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो बॉडी की पोजीशन और उसकी शेप की वजह से जो एनर्जी आती है उसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी में एग्जिस्ट करती है ना उसकी हाइट की वजह से। तो डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और रेफरेंस लेवल। तो जो भी ग्राउंड या फिर जिस लेवल को हम मान रहे हैं कि यहाँ से हमने हाइट को कंसीडर करना है, वहाँ से जो हाइट की वजह से एनर्जी आती है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक नोट है, इन यूनिफॉर्म रेडियस हाइट इज़ टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर किसी बॉडी की शेप यूनिफॉर्म है तो हम जो हाइट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते हैं जहाँ पे उसका मास कंसंट्रेटेड होता है। जैसे एक डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम में बेसिकली मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम कुछ ऐसे है हमारे पास। सपोज़ एक हमारे पास ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक की लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमें दे रखी है। तो एक्चुअली में जो रेफरेंस लेवल से हाइट होगी, यानी कि ब्रेथ हमारी हाइट हो रही है इस टाइम पे, तो जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करेंगे ना इस केस में, वो ब्रेथ का हाफ कंसीडर करेंगे। और अगर मैं इसको टिल्ट करके रखूं, यानी कि इस बार जो लेंथ है वो हाइट का काम कर रही है, तो इस बार जो मेरे पास रेफरेंस लेवल से जो हाइट होगी वो हमारी लेंथ का हाफ होगी। तो b/2 और l/2 जो होंगी वो मैं हाइट कंसीडर करूँगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इनिशियली जब इसको फ्लिप नहीं किया था, पोटेंशियल एनर्जी होगी mg b/2 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास mg l/2। तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंग की। तो जब भी हम स्प्रिंग को ना स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आती है। अब उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है ना, जो हमारा स्प्रिंग है वो अपनी शेप में वापस आने की कोशिश करता है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना हमारे पास, ये कितनी डेवलप होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, रिस्टोरिंग फोर्स will develop in it. This restoring force is directly proportional to displacement of spring from the mean position। यानी कि हम स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल लेंथ से जितना कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करेंगे, उतनी ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। जैसे मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। तो बेसिकली सपोज़ मेरे पास स्प्रिंग की 3 पोजीशन है, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये, इसको मैं मीन पोजीशन बोलूँगा हमारे स्प्रिंग की। तो यहाँ पे सपोज़ करो ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ मैंने, और जो हमारा स्प्रिंग है वो ये रहा। तो जब तक ये मीन पोजीशन पे प्रेजेंट है कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको इलोंगेट करूँगा, देखो अभी मैंने इसको इलोंगेट कर रहा हूँ स्प्रिंग को x डिस्टेंस से। ये जो डिस्टेंस है ये मैं मीन पोजीशन से मेजर कर रहा हूँ। तो मैंने फोर्स अप्लाई की और मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है। मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो है x। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ना वो ऑपोजिट एक्ट करेगी। अभी क्या है, मैं इलोंगेशन के लिए फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगी वो दूसरी तरफ आएगी। तो राइट साइड लगा रहा हूँ मैं फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है लेफ्ट वाली साइड। वहीं पर अगर मैं, जो मेरी बॉडी थी उसके साथ स्प्रिंग अटैच था, उसको मैं पुश करता, जो फोर्स होती मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ को लगाता। मैंने फिर से इसको पुश किया और कितने डिस्टेंस से पुश किया है, x डिस्टेंस से पुश किया। इस बार रिस्टोरिंग फोर्स जो लगती है वो आउटवर्ड लगती है, राइट वाली साइड को लगती है। मेरी अप्लाइड फोर्स है लेफ़्ट वाली साइड को, मेरी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है राइट वाली साइड को। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास ना, एक्चुअली मैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए मैं इसका जो साइन है वो नेगेटिव ले रहा हूँ। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग k यूज़ कर रहे हैं, और जो k है उसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा -kx।
तो जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। जो के है हमारे पास कैपिटल के, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले को देखूं तो मुझे अगर के की वैल्यू निकालनी होगी वो क्या बन जाएगी, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास जो के का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसकी यूनिट्स होंगी वो क्या बन जाएंगी, न्यूटन पर मीटर। तो जो न्यूटन पर मीटर हैं वो हमारे पास हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट की यूनिट्स हैं। तो बेसिकली एक नोट करते हैं इसमें। सपोज़ करो हमारे पास जो हमारे स्प्रिंग की लेंथ थी वो एल थी और जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स थी वो एफ थी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स का वो हो जाएगा F इज़ इक्वल टू माइनस के एल। तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F अपॉन एल। जो नेगेटिव है वो मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव के साइन को नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं स्प्रिंग को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूँ तो जो मेरे पास लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी। और अगर मेरे पास लेंथ हाफ हो जाएगी ना तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, यानी कि जिसको मैं के डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा एफ अपॉन एल बाई टू। तो इसका मतलब जो के डैश हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2F अपॉन एल। इसका मतलब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना पुराने वाले स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है जब हम स्प्रिंग को कट करके उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें, या फिर हम दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग को जोड़ेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को कम कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहे हैं स्प्रिंग्स को ऐड करके तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जब हम उसको पुल या फिर पुश करते हैं तब। तो कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्प्लेसमेंट x। तो बेसिकली हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, हमने उसको स्ट्रेच किया है x से, तो जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी ना, ऑब्वियस ही बात है अभी भी हमने पढ़ा, हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। जो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होगी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ FR से, वो इक्वल होगी माइनस KX के। लेकिन क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैं इक्वल ले रहा हूँ, तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इसका मतलब मैं अप्लाइड फोर्स को KX लिख सकता हूँ ना। अब मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय डिस्प्लेसमेंट DX निकालूंगा। मैंने DX से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जिस तरफ को स्ट्रेच करूँगा, जिस तरफ को फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ को होगी। इसी वजह से हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा DW दैट इज़ अप्लाइड फोर्स इंटू DX इंटू कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब FA अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैं KX पुट कर सकता हूँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, KX DX। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ और मैं लिमिट को रखूँ, सपोज करूँ मैं 0 से लेकर x तक जो है स्प्रिंग को ना स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने का जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, 0 से लेकर x तक। तो बेसिकली मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो DW की जगह W आ जाएगा, K कांस्टेंट है उसको बाहर निकालूंगा, लिमिट्स रखूँगा 0 से x तक। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया x की पावर 1 थी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 से x तक, तो मेरे पास k अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो हाफ KX स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर। तो ये जो वर्क डन होता है ना, जो ये स्प्रिंग के ऊपर हमने वर्क डन किया है, ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये बात याद रखना कि जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ हाफ KX स्क्वायर। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ये तो साफ पता चल रहा है ना हमें कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है,
हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, बिकॉज स्क्वायर है ना डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं x करूँ या -x करूँ, मेरे पास y एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, तो हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो मैं स्प्रिंग को चाहे एक्सटेंड करूँ चाहे कंप्रेस करूँ, जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है पेपर के हिसाब से। जो एक और मेथड है हमारे पास ना, जिससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग निकाल सकते हैं। सपोज़ करो मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसको मैंने स्ट्रेच किया डिस्प्लेसमेंट x से, तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी, जो कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती हैं बट ऑपोजिट होती हैं। तो जो अप्लाइड फोर्स होगी मेरे पास इस केस में वो आएगी kx के इक्वल। तो बेसिकली मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट ली है, वर्टिकल प्लेन पे मैंने फोर्स ली है। तो मैं ये मान रहा हूँ मैंने जो डिस्प्लेसमेंट करवाई है वो x करवाई है, और मैंने जो फोर्स अप्लाई की थी वो FA अप्लाई की थी। अब जो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जो हमारे पास ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, वो एक्चुअली में वर्क के इक्वल होगा। तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास मैं AB इंटू OB कर रहा हूँ, तो AB फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, और OB x है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर। तो ये एक और तरीका था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग निकालने का। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए।